अध्याय 106 प्रसिद्धि की ओर वृद्धि। क्राउन प्रिंस महामहिम मिस्टर मुई, लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। हा, छोटे भाई लिन, आपकी वृद्धि और भी अधिक आश्चर्यजनक है। मुई का हृदय अनेक भावनाओं से भर गया। उसने सोचा था कि वह पहले ही लिन मिंग को बहुत अधिक महत्व दे चुका है, लेकिन अब उसे पता चला कि लिन मिंग चमत्कार करने के लिए बार बार उसकी अपेक्षाओं से अधिक बढ़ रहा था। मिस्टर लिन मिंग, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मेरे महल में आना कैसा रहेगा? मैं स्वागत सत्कार के रूप में आपके लिए एक भोज का आयोजन करूंगा, यांग लिन ने गर्मजोशी से कहा। लिन मिंग ने हल्की सांस छोड़ी और कहा, मुझे खेद है महामहिम, लेकिन अभी की लड़ाई में मैंने खुद को बहुत थका लिया है और खुद को बहाल करने के लिए मुझे कुछ समय लेना होगा। इस लड़ाई में मुझे कुछ हल्की फुल्की जानकारियां भी मिली और मैं उन्हें पचाने के लिए वापस जाना चाहूंगा। मुझे क्राउन प्रिंस की दयालुता को धन्यवाद सहित अस्वीकार करना चाहिए। कुछ दिनों में मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत यात्रा पर आऊंगा। ये भी अच्छा है। जब मिस्टर लिन मिंग यात्रा करने का निर्णय ले तो मुझे सूचित करने के लिए एक ध्वनि संचारित ताबीज भेजें और मैं धैर्यपूर्वक आपकी प्रतीक्षा करूंगा। 10वें राजकुमार यांग जेन ने दूर से क्राउन प्रिंस और लिन मिंग को एक दूसरे से बात करते देखा और उनका चेहरा काला पड़ने लगा। इस बिंदु पर यांग जेन को सच्चे सार के माध्यम से एक संदेश प्राप्त हुआ। महामहिम, लिन मिंग ने क्राउन प्रिंस का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। महामहिम, झुयान के घाव बहुत गंभीर हैं। हमें मिलेनियम स्टोन मिल्क को बाहर निकालना होगा, अन्यथा झुयान की आंतरिक चोटें ऐसे निशान छोड़ देंगी जो उसकी भविष्य की खेती को प्रभावित करेंगी। झुयान का इलाज करने वाले चिकित्सा कर्मियों में से एक ने कहा। उनके अंतिम कदम ने उनके वास्तविक सार को खत्म कर दिया था। उनके शरीर के भीतर क्षति पैदा की थी और मेरिडियन के उन हिस्सों को नष्ट कर दिया था जो अभी तक विकसित नहीं हुए थे। इसके अलावा लिन मिंग ने उसे मारा और उड़ गया। वह किस हद तक घायल हुआ था इसकी कल्पना की जा सकती है। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के चिकित्सा कर्मी स्वाभाविक रूप से उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का उपयोग करते थे, लेकिन इन दवाओं को वास्तव में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता था। 10वें राजकुमार ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसका उपयोग न करें। शुरू में ही उन्हें उम्मीद थी कि यह लड़ाई असाधारण रूप से तीव्र होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि झुयान और लिन मिंग के बीच दुश्मनी थी और इस लड़ाई में कोई घूंसा नहीं था। उनमें से किसी एक को गंभीर चोटें लगना सामान्य बात होगी। इसलिए वह घावों को ठीक करने वाली एक विशेष प्रकार की चमत्कारिक और बहुमूल्य औषधि लाया, जिसे मिलेनियम स्टोन मिल्क कहा जाता था। यह मिलेनियम चूना पत्थर की गुफा में पाया गया था और एक पत्थर के स्टैलेक्टाइट से निकला था जिसमें दुनिया की आभा और आत्मा समाहित थी। इस तरल की एक छोटी शीशी को इकट्ठा करने में 1 दर्जन साल से अधिक का समय लग गया। प्रत्येक बूंद का मूल्य लगभग 10,000 स्वर्ण टन था। यह पत्थर वाला दूध न केवल मौत के करीब पहुंचे लोगों को वापस ला सकता है, बल्कि मार्शल कलाकारों की खेती के लिए भी इसके फायदे हैं। 10वें राजकुमार ने मूल रूप से लिन मिंग को यह देने की योजना बनाई थी यदि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था जिससे उसकी खेती प्रभावित हो सकती थी। अगर उन्होंने लिन मिंग पर जीत हासिल करने के लिए इस मिलेनियम स्टोन मिल्क का इस्तेमाल किया, तो उनका मानना था कि लिन मिंग मना नहीं करेंगे। आखिरकार जिसे लिन मिंग से शिकायत थी वह झुयान थी। 10वें राजकुमार के मन में उसके प्रति न तो कटु घृणा थी और न ही शत्रुता। 10वें राजकुमार का पूरी तरह से मानना था कि मनुष्यों के बीच सबसे मजबूत बंधन दोस्ती, स्नेह या प्यार जैसी चीजें नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से व्यक्तिगत लाभ थे। लेकिन अब जो गंभीर रूप से घायल हो गया था वह झुयान था। इतना ही नहीं, बल्कि लिन मिंग ने एक अभूतपूर्व और राक्षसी धारणा प्रदर्शित की थी। इससे 10वें राजकुमार को बहुत तेज सिरदर्द महसूस हुआ। वह बस यह नहीं जानता था कि लिन मिंग से कैसे निपटना है। उसकी हत्या करने का उसने साहस नहीं किया और कर भी नहीं सकता। और जीतना, वो उसे जीत नहीं सका।
यदि वह सद्भावना दिखाता तो वे उसकी दयालुता की सराहना नहीं करते। इसके अलावा जुयान के साथ उनकी स्थिति मुश्किल थी। यदि वह जुयान का समर्थन करना जारी रखता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह लिन मिंग के विपरीत खड़ा होगा। यह कुछ ऐसा था जिसे 10वां राजकुमार बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। स्काई फॉर्चून किंगडम एक ऐसा देश था जो बल प्रयोग की वकालत करता था। लिन मिंग ने न केवल अपनी ताकत का बल्कि सभी मार्शल कलाकारों की महिमा और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व किया। वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के भीतर एक सदी के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। एक मार्शल कलाकार के लिए यह शीर्षक बहुत अद्भुत था। यदि स्काई फॉर्चून किंगडम के मार्शल कलाकारों ने देखा कि इस व्यक्ति ने क्राउन प्रिंस के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की है, तो वे कहां देखेंगे, वे क्या सोचेंगे? यदि वह जुयान को त्याग सकता है और उसे लिनमिंग के लिए व्यापार कर सकता है, तो 10वां राजकुमार बिल्कुल 100% ऐसा करेगा। हालांकि कुंजी यह थी कि भले ही उसने जुयान को त्याग दिया हो, लिनमिंग उसकी मदद नहीं कर सकता है। इससे 10वें राजकुमार को सिरदर्द हो गया। ये जुयान, उसने उसे बहुत परेशानी दी। क्राउन प्रिंस को विदाई देते हुए लिन मिंग तुरंत होंग शी से मिलने गए। इस बार जुयान को हराने में होंग शी का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण था। यदि होंग शी ने उसे पत्तों में छेद करने की प्रशिक्षण विधि नहीं सिखाई होती, तो उसकी आक्रमण गति बहुत धीमी होती। वह ये भी नहीं जानता होगा कि लड़ाई के दौरान अपनी गति को कैसे बचाया जाए। जुयान के अंतिम प्रहार पर जरूरी नहीं कि वह इसे रोक पाने में सक्षम हो। ये लड़ाई बहुत खूबसूरती से खेली गई। होंग शी ने लड़ाई की सराहना करते हुए कोई शिकायत नहीं की। प्रशिक्षक की शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। हाँ, यह मेरी शिक्षाओं के कारण नहीं है। यदि आपके पास कोई अलग प्रशिक्षक होता, तो आप भी जीत सकते थे। मैंने सुना है कि आपके पास कुछ नई समझ है। मार्शल आर्ट के मर्म के बारे में। अच्छा, आपके आज के परिणाम आपके मार्शल आर्ट के लिए आवश्यक है। जल्दी करो और उन पर विचार करने के लिए वापस जाओ। यहां मुझसे इसके बारे में व्यर्थ बात मत करो। ठीक है फिर प्रशिक्षक, मैं पहले जाऊंगा। लिन मिंग के जाने के बाद मार्शल स्टेज पर एकत्र लोग तितर बितर होने लगे। कुछ मार्शल कलाकार उत्साह के साथ लड़ाई पर चर्चा कर रहे थे। पत्थर के स्तंभ पर भाले के उस एक स्पर्श के कारण वह 20 फीट ऊंचा पत्थर का स्तंभ ऊपर से नीचे तक गड़गड़ाहट में बदल गया और फाउंडेशन स्पीयर तकनीक रेड लोट स्परगेटरी को हराने में कामयाब रही थी। ये दृश्य उन मार्शल कलाकारों को उत्साहित करने के लिए काफी थे। तीसरे चरण की उनकी बड़ी सफलता में हड्डी फोजिंग चरण में किसी की ताकत थी। यदि लिन मिंग बोन फोजिंग सीमा तक पहुंच जाए तो यह कैसा होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह केवल 15 वर्ष का था। वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में केवल 2 महीने के लिए रहा था। इससे पहले लिन मिंग एक साधारण जन्म से आए थे और उनके पास इतने संसाधन नहीं थे जिनका वह संभवतः उपयोग कर सकते थे। यदि उनके पास 7 गहन मार्शल हाउस की प्रमुख साधना विधियां और संसाधन होते, तो उनकी उपलब्धियां अकल्पनीय होती। यदि वह विकास की इस दर को बरकरार रख सका, तो यह वास्तव में स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध होगा। पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने लिन मिंग पर ध्यान दिया था। आखिरकार वह पहला नया शिष्य था, लेकिन उस समय उनमें से अधिकांश ने सोचा था कि ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि लिन मिंग की किस्मत अच्छी थी और वह कुछ मूल्यवान सामग्री खाने में कामयाब रहा था। लेकिन अब वे जानते थे कि लिन मिंग के पास एक राक्षस की अभूतपूर्व धारणा थी। वह शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में पृथ्वी कदम की एक साधना पद्धति को विकसित करने के लिए अपनी साधना पर निर्भर था, और इसके अलावा वह साधना पद्धति अधूरी थी। ऐसी प्रतिभा के जन्म के साथ, छठी कक्षा की प्रतिभा किन जिंगसुआन के साथ, यह पीढ़ी स्काई फॉर्चून किंगडम के मार्शल इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक हो सकती है। मार्शल कलाकार उत्साहित थे।
लेकिन वे महानुभाव और गणमान्य व्यक्ति इस बात से अधिक चिंतित थे कि लिन मिंग राजनीतिक रूप से क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। बिना किसी संदेह के लिन मिंग उठेगा। सुपर मास्टर बनना केवल समय की बात थी, और स्काई फॉर्चून किंगडम के भीतर एक सुपर मास्टर का अत्यधिक वजन और प्रभाव था। उदाहरण के लिए, मुई मार्शल क्वार्टर का एक अतिथि अधिकारी था और साथ ही वह क्राउन प्रिंस का शिक्षक भी था। स्काई फॉर्चून सिटी में उनका ऊंचा रुतबा था, यहां तक कि अगर सम्राट मुई को देखता तो भी उसे उसके साथ एक निश्चित मात्रा में सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ता। मुई को न केवल झुकने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे बैठने के लिए भी कहने की जरूरत नहीं थी। हालांकि हॉटियन स्वामी के पास 100,000 की सेना को मारने की ताकत नहीं थी, फिर भी वे बिना किसी प्रतिरोध के गढ़वाले स्थानों के अंदर और बाहर जाने में सक्षम थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि शाही महल में हॉटियन मास्टर नहीं होता तो सम्राट मृत्यु से दूर नहीं होता। राष्ट्रों के बीच लगातार होने वाले युद्धों के कारण यह संभव था कि शत्रु आकाओं द्वारा सम्राट की हत्या कर दी जाए। लिन मिंग के भविष्य में इस तरह का एक अद्भुत चरित्र बनने की बहुत संभावना थी। यह वह व्यक्ति था जिसे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को लुभाना था और उसका समर्थन करना था। वास्तव में उनमें से कई पहले से ही गणना कर रहे थे कि लिन मिंग के प्रति सद्भावना कैसे दिखाई जाए। जैसे ही सभी लोग मार्शल स्टेज से चले गए, लड़ाई की खबर तेजी से फैलने लगी। न केवल लिन मिंग स्काई फॉर्चून सिटी का सबसे चमकदार और शानदार सितारा बन गया, बल्कि यह खबर पहले ही पूरे देश में फैल चुकी थी। जैसे सेवेन प्रोफाउंड मार्शल हाउस में एक सदी में केवल एक बार देखा गया जीनियस, भविष्य का स्काई फॉर्चून किंगडम का नंबर 1 मास्टर और अन्य ऐसी उपाधियां। जबरदस्त आशीर्वाद और प्रसिद्धि की आभा सभी लिन मिंग पर केंद्रित थी। 15 साल की उम्र में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के हेवनली एबोर्ड की शीर्ष 30 रैंकिंग में प्रवेश किया। शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में अभ्यास, हड्डी फोजिंग चरण में एक मार्शल कलाकार के बराबर ताकत के साथ उसने स्वयं एक अपूर्ण अर्थ सटेप मार्शल कौशल को महसूस किया था और अपने स्वयं के भाला कौशल में एकीकृत किया था। यह भी बताया गया कि लिन मिंग ने बेहद दुर्लभ मार्शल इरादे को समझ लिया था। इनमें से प्रत्येक उपलब्धि को अपने आप में किंवदंतियां माना जा सकता है, लेकिन लिन मिंग ने वास्तव में इन सभी किंवदंतियों को अपने पास इकट्ठा कर लिया था। वह स्काई फॉर्चून किंगडम की मार्शल आर्ट की दुनिया में शक्ति के शिखर पर था। स्थानीय कहानीकार लिन मिंग के प्रसिद्ध इतिहास को अपनी कहानियों में लिखेंगे। इन कहानियों में कहानीकार प्रचार बढ़ाने के लिए सुधार करते थे और बढ़ा चढ़ाकर विवरण देते थे। उन्होंने यहां तक कहा कि जब लिन मिंग का जन्म हुआ तो सूर्यास्त की एक शानदार चमक ने आकाश को ढक लिया। जब वह 7 साल के थे तो वह एक बाघ को पकड़ने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ गए थे। जब वह 9 साल का था तो वह शार्क को पकड़ने के लिए समुद्र में तैरने गया। हालांकि इन सभी कहानियों को हास्यास्पद ढंग से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, फिर भी दर्शकों ने बड़े चाव से सुना। आखिरकार कहानी कहने जैसी चीजें स्वाभाविक रूप से अधिक अतिरंजित थीं और लोगों को एक ताजा एहसास देती थीं। अचानक लिन मिंग अनगिनत युवा मार्शल कलाकारों के बीच आदर्श बन गए थे, खासकर उन लोगों के बीच जो उनकी तरह ही साधारण जन्म से आए थे। किसने कहा कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप खेती नहीं कर सकते? लिन मिंग उनका उदाहरण था। लिन मिंग उनका लक्ष्य था। और ग्रीन शहतूत शहर में जैसे ही ध्वनि संचारित ताबीज द्वारा लिन परिवार के पास खबर पहुंची, लिन परिवार के सभी लोग उत्साह से भर गए। स्काई फॉर्चून किंगडम में पारिवारिक सम्मान को बहुत महत्व दिया जाता था। नायकों और उस्तादों के परिवार का भले ही पतन हो रहा हो, दुनिया द्वारा सम्मान किया जाता था। उदाहरण के लिए मार्शल किन जियाओ का परिवार, कई 100 साल बाद भी यदि किन परिवार का पतन हो रहा होता, तब भी वे एक ऐसा परिवार होते जिसने एक प्राचीन नायक को जन्म दिया था और परिवार के खून में एक नायक का खून बहता था। लिन परिवार भी ऐसा ही था,
एक भी परिवार ऐसा नहीं था जो यह न चाहता हो कि उसके परिवार में ऐसा कोई दिन आए जब उसका परिवार अपने हाथों से फले फूले। इससे पहले लिन मिंग ने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में नए शिष्यों के बीच प्रथम स्थान का खिताब प्राप्त किया था, और यह पहले से ही बड़ा सम्मान था। यह उन विद्वानों के समान था जो जाकर अधिकारी बन गए और अपने पूर्वजों का सम्मान किया। हालांकि लिन मिंग ने जो चमत्कार बनाया था, उसकी तुलना में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के नंबर 1 शिष्य की यह प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं थी। अन्य गौरवशाली उपाधियों के साथ 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में कई सौ वर्षों के इतिहास में जो अद्वितीय प्रतिभा नहीं देखी गई थी, वह लिन परिवार को स्काई फॉर्चून किंगडम के इतिहास में दर्ज करने के लिए पर्याप्त थी। यदि लिन मिंग भविष्य में एक किंवदंती बन गई, तो लिन परिवार भी एक नायक का परिवार बन जाएगा और दुनिया द्वारा इसकी प्रशंसा की जाएगी। और जिसे लिन मिंग ने हराया था, वह जू परिवार की नंबर 1 प्रतिभा जू यान थी। इससे जू परिवार द्वारा लगातार दबाए गए लिन परिवार को गर्व और प्रसन्नता महसूस हुई। उसी दिन लिन परिवार में हर जगह को लालटेन और इंद्रधनुषी स्ट्रीमरों से सजाया गया था। उन्होंने एक बड़ा भोज आयोजित किया जिसमें सभी मेहमानों को शामिल होने और जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया गया। ये लिन परिवार के संपूर्ण इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन था। लिन परिवार के मुखिया ने धूप जलाई और पूर्वजों से प्रार्थना की। ये सभी जश्न और समारोह नए साल के जश्न से भी ज्यादा भव्य और अद्भुत थे। लिन परिवार के सभी नौकरों को पैसों से भरा एक भारी लाल पैकेट मिला। जिन चावल किसानों ने लिन परिवार से जमीन पट्टे पर ली थी, उन सभी को 3 साल के लिए लगान से छूट दी गई थी। ये लोग स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उन्हें लिन परिवार से ऐसे शानदार उपहार क्यों मिले। लिन मिंग का नाम पहले ही पूरे ग्रीन शहतूत शहर में फैल चुका था। इस समय लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में समुद्री जैड मंच पर ध्यान कर रहे थे। वह बाहर होने वाली हर चीज से अनभिज्ञ था, क्योंकि वह मार्शल आर्ट के बारे में अपने दिल में मौजूद धुंधली भावना को समझने में डूबा हुआ था। जब उन्होंने जू यान के साथ लड़ाई की थी, तो लिन मिंग का मार्शल आर्ट के प्रति रुझान थोड़ा बेहतर हो गया था। अध्याय 107 इच्छा का मार्ग। स्काई फॉर्चून सिटी में लिन मिंग की वर्तमान प्रसिद्धि के साथ कई प्रमुख शक्तियां थीं जो लिन मिंग के प्रति अपनी सद्भावना दिखाना चाहती थीं। हालांकि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के नियमों और रीति रिवाजों के कारण वे लिन मिंग की खेती को तब तक परेशान नहीं कर सकते थे जब तक कि उन्होंने मार्शल हाउस छोड़ नहीं दिया या अपनी पहल पर उनसे संपर्क नहीं किया। जेड स्टेज के नीचे झील शांत थी और गहरे हरे रंग से चमक रही थी, मानो यह एक विशाल तरल पन्ना हो। चूंकि देर से शरद ऋतु थी, झील के चारों ओर रोती हुई विलो की कतारें पहले से ही सूखी सुनहरी पीली हो गई थीं। जैसे ही शरद ऋतु की हल्की हवा झील की सतह पर चली, पत्तियां सुनहरे पतंगे की तरह हवा में घूमने लगी और धीरे से नीचे की ओर लहराने लगी। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि झील में एक भी पत्ता नहीं गिरा। लिन मिंग समुद्री जैड मंच पर पालती मारकर बैठे थे। यह मंच मायावी जादुई सरणी थी जिसका उपयोग प्रवेश परीक्षा के ड्रीम ट्रायल में किया गया था। ये केवल वसंत और पतझड़ की शुरुआत के दौरान खुला था जब 2 परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। हालांकि यह अब पतझड़ की शुरुआत नहीं थी, इसलिए इसे मार्शल हाउस के शिष्यों के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि लिन मिंग की स्थिति अब विशेष थी, इसलिए उन्हें विशेष रूप से मार्शल आर्ट को प्रशिक्षित करने और महसूस करने की अनुमति दी गई थी। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की प्रवेश परीक्षा के दौरान जब लिन मिंग समुद्री जैड प्लेटफॉर्म की सपनों की भूमि में थे, तो उन्होंने पाया कि पास ऑफ डिजायर से उनके दिल में एक दोष था। पास ऑफ डिजायर में लिन मिंग ने 10 साल बड़ी लैन यून्यू को देखा था। वह अत्यंत सुंदर थी और एक नर्सरी गीत गुनगुना रही थी। वह अपने बच्चे को सुलाने के लिए सहला रही थी। जब लिन मिंग ने यह दृश्य देखा, तो वह लगभग भ्रम में खो गया था। लिन मिंग को पता था कि अब उसका लैन यून्यू से कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि जब वह भविष्य में मार्शल आर्ट के शिखर को आगे बढ़ाएगा,
तब भी उसका रास्ता लैन यून्यू से नहीं टकराएगा। लेकिन लैन यून्यू का विश्वासघात अभी भी उसके दिल में एक गांठ थी। ये तथाकथित गांठ दिल में एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में दिमाग तर्क नहीं कर सकता था। एक मार्शल कलाकार की यात्रा में उन्होंने न केवल अपने शरीर को विकसित किया, बल्कि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को भी विकसित किया। उन्हें स्वयं के प्रति सच्चा होना था और अपनी इच्छाओं का पालन करना था, चाहे वह प्यार हो या नफरत। अन्यथा बात ही क्या थी। यदि उन्होंने खुद को विकसित करने के लिए यातनाएं दी और दिन रात मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और एक ही समय में वीरानी और अकेलेपन को महसूस किया, और फिर भी उन्हें जीवन में सब कुछ धैर्यपूर्वक सहन करना पड़ा, भले ही उन्हें अनगिनत अपमान सहना पड़ा, तो वास्तव में अभ्यास करने का क्या मतलब था? मार्शल आर्ट एक सामान्य व्यक्ति ही क्यों न बने। एक मार्शल कलाकार का हृदय गौरवान्वित था। वे कोई महत्वपूर्ण प्रतियोगिता या लड़ाई हारने जैसी बातों को अपने दिल में नहीं रखेंगे। इस तरह की चीजें उनके गौरवान्वित दिलों को निराश नहीं कर सकती। हालांकि कुछ चीजें थीं, जैसे कि जब लैन यून्यू ने लिन मिंग को धोखा दिया था और झू यान का पीछा किया था। इस तरह के दुर्भावनापूर्ण कृत्य ने लिन मिंग के शुद्ध हृदय पर गंभीर प्रभाव डाला था, और मार्शल आर्ट के प्रति उनका दिल कितना भी मजबूत और स्पष्ट क्यों न हो, यह अनिवार्य रूप से दिल में एक गांठ छोड़ देगा। जब आम लोग आत्मा का उल्लेख करते थे तो वे इसी बारे में बात करते थे। जब तक आत्मा सहज थी, तब तक उनके विचार स्पष्ट और मन में सहजता थी। उनका वास्तविक सार परिसंचरण बाधित नहीं होगा और उनके मेरिडियन आसानी से एक साथ जुड़ने में सक्षम होंगे। दूसरी ओर, यदि उनकी भावना खराब होती, तो उनका दिमाग अवरुद्ध हो जाता और वे उदास हो जाते। न केवल उनका असली सार हिलेगा नहीं, बल्कि यह उनके शरीर में फंस जाएगा और क्रोध बन जाएगा जो मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर हमला करेगा। न केवल वे खेती नहीं कर पाएंगे, बल्कि वे अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाएंगे। यदि उनका अहंकारी हृदय बहुत मजबूत होता, तो वे पागल भी हो सकते थे। यदि उनके विचार धुंधले हों और उनके दिल असहज हों, तो एक मार्शल कलाकार की खेती को आसानी से रोका जा सकता था। एक अड़चन को तोड़ने की आवश्यक अवधि के दौरान गांठ एक राक्षस में बदल जाएगी जो उनके दिलों को परेशान करती है। इससे मार्शल आर्टिस्ट असफल हो जाएगा और अंततः बेवकूफ बनने से पहले हमेशा के लिए अपने जुनून में डूब जाएगा। इस गांठ को साफ करने का केवल एक ही उपाय था, और वह यह कि अपनी शक्ति पर भरोसा करके इस गांठ को नष्ट कर दिया जाए और हृदय में मौजूद बुरी आत्माओं को काट दिया जाए। उनके दिमाग साफ होंगे, उनकी सांसें सहज होंगी, और सच्चा सार आसानी से प्रवाहित होगा। उदाहरण के लिए, प्रतियोगिता की तरह झू यान को लिन मिंग ने हराया था। उन्होंने अपनी गरिमा खो दी थी और गंभीर चोट भी लगी थी। उनके मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गए थे और यह पल्स कंडेंसेशन अवधि में प्रवेश करने के उनके भविष्य के प्रयासों को प्रभावित करेगा। उस घटना से झू यान का मार्शल आर्ट के प्रति गौरवपूर्ण और अभिमानी हृदय गंभीर रूप से निराश हो जाएगा। भले ही वह खड़ा होना चाहता था और अपना गौरव वापस पाना चाहता था, लेकिन लिन मिंग को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखना बेकार था। लिन मिंग को हराने के लिए और अपने दिल में इन राक्षसों पर काबू पाने के लिए उसे एक दिन अपनी ताकत पर भरोसा करना पड़ा। हालांकि झू यान के लिए यह पहले से ही असंभव था। न केवल उन्हें एक गंभीर घाव का अनुभव हुआ जो उनकी भविष्य की खेती को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, बल्कि अगर वह पूरी तरह से ठीक भी हो गए, तो बाद में उनके और लिन मिंग के बीच असमानताएं और बढ़ जाएंगी। इसके विपरीत, लिन मिंग ने झू यान को उसकी सबसे मजबूत स्थिति में हराया था और उसके दिल में इस गांठ को काट दिया था। मार्शल आर्ट के प्रति उनका दिल एक बार फिर बेहतर हो जाएगा, और हालांकि वह एक आदर्श स्तर हासिल नहीं कर सके, ड्रीम ट्रायल को पास करने में लगने वाला समय फिर से कम हो गया था। इस बार तो केवल आधा अगरबत्ती ही समय लगा। इस बार उसे लिंग सेन का केवल आधा समय चाहिए था। जैसे ही वह मार्शल आर्ट के सपनों की दुनिया से जागा,
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पास ऑफ डिजायर में जो अनुभव किया था उसे याद किया। लिन मिंग के गालों का रंग अजीब था। उसने अब दोबारा लैन यूनियो का सपना नहीं देखा, बल्कि उसने किन जिंगसुआन का सपना देखा था। इतना ही नहीं, बल्कि उसने कई लड़कियों के सपने भी देखे थे जिनके बारे में उसके मन में बहुत ज्यादा धारणाएं नहीं थीं। उदाहरण के लिए, प्रतिभाशाली युवा शिलालेख लड़की वांग यूहान, जिनसे उनकी मुलाकात शिलालेख एसोसिएशन में हुई थी। वहां एक चालाक, असभ्य और पूरी तरह से अनुचित बड़ी वरिष्ठ बहन भी थी, जो उसे जीरे विभाग में तब मिली थी जब वह सामग्री देख रहा था। हालांकि जैसे ही ये दोनों लड़कियां लिन मिंग के सपनों की भूमि में दिखाई दी, वे तुरंत गायब हो गईं। लिन मिंग को अब पता चल गया था कि पास ऑफ डिजायर जरूरी नहीं कि उन महिलाओं को दिखाए जो उसे अपने दिल में पसंद हैं, बल्कि वे भी दिखाती हैं जो उसके दिल में छिपी इच्छा को जगाने में सक्षम थीं। चाहत में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि वासना भी शामिल है। मनुष्य का स्वभाव पशु जैसा था। एक जानवर केवल दो लक्ष्यों के लिए अस्तित्व में था। एक को जीवित रहना था, दूसरे को प्रजनन करना था। जीवित रहना, खाना और प्रजनन करना, वह वासना थी। इसलिए प्राचीन लिपियों में दर्ज किया गया था कि मनुष्य का स्वभाव भोजन और सेक्स था। यह वृत्ति प्रत्येक जीवित मनुष्य की हड्डियों में अंकित हो गई थी। इसलिए हृदय में संभावित इच्छाओं की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित हो गई थी। कुछ इच्छाएं नैतिकता की अपनी सच्चाई से दब गईं। पास ऑफ डिजायर हृदय की इन अनंत वासनाओं को खोजने और उन्हें बड़ा करने में सक्षम था, और अंततः किसी को उनके अंदर खो जाने का कारण बना। जैसा कि वे कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी कोई चाहत या चाहत न हो। कई मार्शल कलाकारों ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। क्योंकि वे इस लक्ष्य की ओर प्रयासरत थे, उनकी मार्शल आर्ट की खेती हर दिन 10,000 मील की छलांग लगाती थी। हालांकि अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद मार्शल आर्ट विकसित करने की उनकी ताकत कम हो गई। यह सदैव एक विरोधाभासी प्रक्रिया थी। ऐसे मार्शल आर्ट ऋषि थे जिन्होंने जुनून पर काबू पाने के लिए खुद को बंधिया तक कर लिया था। कुछ अद्भुत और प्राचीन कौशल मैनुअल थे जिनके परिचय में लिखा था, इस कला को विकसित करने के लिए किसी को पहले खुद को बंधिया करना होगा, इत्यादि। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन साधना पद्धतियों की बड़ी सफलता के चरण तक पहुंचने के लिए उन्हें जुनून के पार जाना था। परंतु यदि उनके हृदय में कोई वासना हो तो उनके राक्षस उन पर विजय पालेंगे और वे सुंदर स्वप्नलोक में नष्ट हो जाएंगे, एक बेकार मूर्ख बन जाएंगे। इन कारणों से महल के कुछ किन्नरों ने मार्शल आर्ट की खेती करते समय तेजी से प्रगति की। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनमें वह वासनापूर्ण इच्छा नहीं थी और उनकी ऊर्जा उनके शरीर में बंद हो जाएगी और ताकत और सच्चे सार में परिवर्तित हो जाएगी। लिन मिंग इन कारणों से अवगत थे और इच्छा के मार्ग पर कायम नहीं रहे। आखिरकार प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई भी ऐसा मार्शल कलाकार नहीं था जिसके दिल में मार्शल आर्ट के प्रति एक छोटी सी भी खामी न हो। जैसे ही उन्होंने शांतिपूर्वक समुद्री जेड मंच पर ध्यान लगाया, लिन मिंग ने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को घुमाया और तेजी से ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में प्रवेश किया। उनका बंधन बेहोशी की स्थिति में चला गया और लिन मिंग के शरीर में असली सार अपनी वृत्ति पर प्रसारित होने लगा। इसकी गति और भी तेज चलने लगी और अधिक से अधिक सटीक रेखाओं में चलने लगी। लिन मिंग एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख रहे थे। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे उसके शरीर में सच्चा सार प्रवाहित हो रहा है, यह पहले की तुलना में बहुत तेज हो गया है। लिन मिंग अवर्णनीय रूप से खुश थी। मार्शल आर्ट के प्रति उनके हृदय में सुधार के कारण उनका अलौकिक मार्शल इरादा भी एक स्तर तक बढ़ गया था और साधना की गति और भी अधिक बढ़ गई थी। इस तरह वह ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के दूसरे स्तर की छोटी सफलता तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं होगा। एक सांस के साथ लिन मिंग ने अपने असली सार को 3 घंटे तक घूमने दिया। आखिरकार लिन मिंग ने अपनी आंखें खोलीं। दिन ढलने लगा था।
उसे अचानक क्राउन प्रिंस के निमंत्रण की याद आई, इसलिए उसने एक ध्वनि संचारित ताबीज जलाया और उसे मुई को भेजा। स्काई फॉर्चून सिटी, क्राउन प्रिंस का महल। इस समय सूरज डूब चुका था और क्राउन प्रिंस के महल का सामने का दरवाजा खुशी से सजावट से ढका हुआ था। शानदार घोड़ा गाड़ियों की एक लंबी कतार बन गई थी। स्काई फॉर्चून सिटी की सभी हस्तियां और महत्वपूर्ण हस्तियां अपनी शानदार पोशाक में क्राउन प्रिंस के महल में एकत्रित हुई थीं। फर्श सैकड़ों मीटर के लाल कालीन से ढका हुआ था और वहां सैकड़ों खूबसूरत नौकरानियां भी थीं जो बढ़िया भोजन, जलपान और फल ले जा रही थीं, जिन्हें वे कई आगंतुकों के बीच ले जाती थीं। हर हॉल के हर कोने से उत्तम और चंचल संगीत बह रहा था। आज क्राउन प्रिंस यांगलिन ने अपने महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया था। हालांकि क्राउन प्रिंस ने कहा था कि यह हिस्सा केवल एक साधारण मंडली थी, लेकिन समझदार नजर रखने वाले सभी लोग जानते थे कि इस भोज का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस भोज के मुख्य अतिथि उभरते सितारे लिन मिंग थे, जो पूरे स्काई फॉर्चून सिटी की सुर्खियों में थे। इस भोज के लिए युवराज के महल ने सावधानीपूर्वक तैयारी और सफाई की थी। बगीचे का नवीनीकरण किया गया था और नीले पत्थर की टाइल का फर्श बेदाग था, जैसे कि इसे अभी साफ किया गया हो। यह उज्ज्वल और आकर्षक था। महल ने फव्वारे के झरनों को भी साफ पानी से भर दिया था। ऊपर उठते ही नीला पानी चांद की रोशनी में चमक उठा। यह सचमुच सुंदर था। दक्षिणी मार्शल मार्क्वेस आ गया है। जैसे ही हेरल्ड ने यह घोषणा की, ब्रोकेड गाउन पहने एक मोटा, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपने दल के साथ क्राउन प्रिंस के महल के मुख्य हॉल में चला गया। हालांकि यह आदमी फूला हुआ और मोटा दिखाई दे रहा था, उसके कदम स्थिर थे और उसकी सांसें एक समान थीं। उसकी अलसाई निगाहें कभी कभार ऐसा एहसास कराती थीं कि उसे देखने वालों का दिल धड़कने लगता था। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्काई फॉर्चून किंगडम, दक्षिणी सैन्य मार्क्वेस के 10 महान जनरलों में से एक था। स्काई फॉर्चून किंगडम में कुल मिलाकर कई दर्जन जनरल थे, हालांकि जिनके पास वास्तविक शक्ति और अधिकार था और सेना के भीतर भी भारी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि थी, वे केवल 10 लोग थे। इन 10 लोगों को महान उपाधियां दी गईं। साउदर्न मार्शल मार्क्वेस इन 10 में सबसे छोटा था। इस साल वह 69 साल के थे। दक्षिणी मार्शल मार्क्वेस, वह भी आया था। यांगलिन ने यह घोषणा सुनी और उसके दिल में एक बड़ी खुशी महसूस हुई। हालांकि उन्होंने दक्षिणी मार्शल मार्क्वेस को निमंत्रण दिया था, यह वास्तव में केवल अच्छे शिष्टाचार का प्रदर्शन था। उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं था कि दक्षिणी मार्शल मार्क्वेस दिखाई देगा। हालांकि यांगलिन नाम से क्राउन प्रिंस थे, लेकिन एक अधिकारी के रूप में उनकी शक्ति और प्रभाव 10वें प्रिंस यांगजेन से बहुत कम थे। जब बुजुर्ग सम्राट की मृत्यु हो गई और सिंहासन बदल जाएगा, तो यह अज्ञात था कि सिंहासन किसके हाथों में आएगा। यह समय का महत्वपूर्ण समय था जब लोग चुनेंगे कि किसे समर्थन देना है। यदि उन्होंने सही व्यक्ति को चुना, तो उनका जीवन भर धन और सफलता से भरा रहेगा। लेकिन गलत व्यक्ति के साथ वे खाई में गिर जाएंगे और मुक्ति से परे हो जाएंगे। हालांकि उन लोगों का सच्चा रवैया मायावी था। दोनों राजकुमारों के पास ज्यादातर अपने स्वयं के भरोसेमंद अधीनस्थ थे या झू यान की तरह थे और उनके परिवार द्वारा 10वें राजकुमार से अटूट रूप से बंधे हुए थे। अन्य लोगों में से अधिकांश के पास पहले से ही इस संघर्ष से बचने और उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए पर्याप्त स्थिति थी। वे पहले से ही अपने करियर को तेजी से आगे बढ़ा चुके थे और उन्हें अपनी किस्मत बढ़ाने के लिए सिंहासन परिवर्तन के खेल में भाग लेने की जरूरत नहीं थी। उदारवादी रुख अपनाना और किसी भी पार्टी का पक्ष न लेना सबसे समझदारी भरा विकल्प था। चाहे कोई भी शीर्ष पर आए, उनकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेना विशेष रूप से ऐसी थी। प्राचीन काल से ही यदि राजगद्दी की लड़ाई में सेना हस्तक्षेप करती तो ये बेहद संवेदनशील मामला बन जाता था। इसलिए 10 महान सेनापति आमतौर पर राजकुमारों द्वारा आयोजित भोज में शामिल नहीं होते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दावतों में जासूस होंगे जो उनकी रिपोर्टिंग करेंगे।
हालांकि 10वें राजकुमार ने यह नहीं माना कि भोज में शामिल होने वाले सभी लोग क्राउन प्रिंस के प्रति पक्षपाती थे। वह इन लोगों को याद रखेगा। भविष्य में यदि उसने संघर्ष जीता और सिंहासन पर कब्जा कर लिया, भले ही इन लोगों ने हस्तक्षेप न किया हो, सिंहासन पर चढ़ने के बाद वह उन पर भरोसा नहीं करेगा। सम्राट के शाही दरबारी बनने के लिए पदों की संख्या सीमित थी। प्रतिभाओं और प्रतिभाओं की संख्या असीमित होगी। कौन अपने भरोसेमंद अधीनस्थों को ये भारी जिम्मेदारियां नहीं सौंपेगा? इसलिए कि दक्षिणी मार्शल मार्क्वेस आज आया था, यांग लिन के लिए वास्तव में एक सुखद आश्चर्य था। हालांकि क्राउन प्रिंस को पता था कि दक्षिणी मार्शल मार्क्वेस आज जिस कारण से आए थे, वह ज्यादातर लिन मिंग के कारण था। वह लिन मिंग से मिलना और उसे जानना चाहता था। साउदर्न मार्शल मार्क्वेस भी कभी 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शिष्य थे। जब वह छोटा था तो उसे मार्शल नट के नाम से भी जाना जाता था। वह निश्चित रूप से लिन मिंग जैसे किसी व्यक्ति को जानना चाहेंगे। ये लिन मिंग, वह बड़ा नहीं हुआ है और फिर भी उसके पास पहले से ही ऐसी आकर्षक अपील है। अगर वह मेरी मदद करने को तैयार है, तो सिंहासन पर मेरा उत्तराधिकार बहुत आसान हो जाएगा।